नोएडा का सेक्टर 150 आप जानते ही हैं। ऊंची ऊंची इमारतें, करोड़ों के फ्लैट, एक मॉडर्न समृद्ध भारत का सपना। लेकिन क्या हो अगर यही सपना एक डरावने सच में बदल जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी की पड़ताल करेंगे जो इस चमक दमक के नीचे छिपे एक बहुत ही गहरे अंधेरे को सामने लाती है। तो ये जो शब्द आप देख रहे हैं, ये कोई आम बात नहीं है। ये सीधा सीधा एक आरोप है। और ये विश्लेषण इसी बात को समझने की कोशिश करेगा कि आखिर क्यों इस घटना को महज एक हादसा नहीं बल्कि एक सिस्टम की नाकामी का नतीजा यानी एक सिस्टमैटिक हत्या कहा जा रहा है। अब देखिए, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि सबसे अजीब विरोधाभास क्या है। एक तरफ है नोएडा का वो पॉश इलाका जहां एक एक फ्लैट की कीमत 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, और दूसरी तरफ ठीक उसी इलाके में एक इंसान की जान की कीमत कुछ भी नहीं समझी गई। यही वो कड़वी हकीकत है जो इस पूरी घटना के बिल्कुल सेंटर में है। चलिए अब बात करते हैं 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की, जिनकी जिंदगी का सफर एक ठंडी कोहरे भरी रात को अचानक थम गया। अपने घर से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर एक मोड़ ने उनकी जिंदगी का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया। जरा उस रात के बारे में सोचिए। एक ऐसा ब्लाइंड टर्न जिस पर कोई वार्निंग साइन नहीं, सड़क के एक तरफ की स्ट्रीट लाइटें बंद, घना अंधेरा, और ठीक उसी मोड़ पर एक बिल्डर का खोदा हुआ प्लॉट जो पानी से लबालब भरा था और उसकी कोई फेंसिंग तक नहीं थी। मतलब मौत का एक खुला जाल जो बस इंतजार कर रहा था। अब आते हैं उस रात के उन 2 घंटों पर, वो 2 घंटे जब युवराज के लिए हर एक पल जिंदगी और मौत की लड़ाई बन गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? कार गिरने के बाद भी युवराज जिंदा थे। उन्होंने अपने पिता को फोन किया और करीब करीब 2 घंटे तक वो अपनी गाड़ी की छत पर चढ़कर मदद की गुहार लगाते रहे। पुलिस आई, फायर ब्रिगेड आई, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम भी आ गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू यही है कि युवराज के पिता अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए देखने के लिए मजबूर थे। वो बाप जिसे बेटे ने बचाने के लिए फोन किया था, वो चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर सिस्टम के आगे वो बस एक लाचार दर्शक बनकर रह गया। चारों तरफ घना कोहरा था, विजिबिलिटी लगभग 0, और उस काले अंधेरे में युवराज अपनी गाड़ी के ऊपर खड़े थे, अपने फोन की टॉर्च से लगातार सिग्नल दे रहे थे, चिल्ला रहे थे, बस इस एक उम्मीद में कि कोई तो उन्हें देख लेगा, कोई तो उनकी जान बचा लेगा। तो देखिए, युवराज की कहानी सिर्फ एक इंसान की दुखद मौत नहीं है, ये कहानी है एक पूरे सिस्टम की जो अपने ही लोगों को बचाने में नाकाम रहा। चलिए एक एक करके देखते हैं कि गलतियां आखिर हुई कहाँ। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो शायद आपको हैरान कर देगी। युवराज के साथ यह हादसा होने से ठीक 3 हफ्ते पहले ठीक उसी जगह पर एक ट्रक गिरा था। सोचिए, ट्रक को तो निकाल लिया गया, लेकिन उसके बाद किसी ने भी उस खतरनाक जगह को सुरक्षित बनाने की जहमत तक नहीं उठाई। तो ये कोई एक गलती नहीं थी, ये तो लापरवाहियों की एक पूरी चेन थी जिसने युवराज को मौत के मुंह में धकेल दिया। पहले हादसे से कोई सबक नहीं लिया, लाइटें खराब थीं, कोई वार्निंग साइन नहीं था, और तो और मोबाइल नेटवर्क इतना खराब था कि लोकेशन शेयर करने में ही 40 मिनट निकल गए। और सबसे बड़ा आरोप ये है कि जब रेस्क्यू टीमें पहुंची तो उन्होंने पानी ठंडा होने और अंदर सरिये होने की बात कहकर कथित तौर पर तुरंत एक्शन लेने से मना कर दिया। और यहीं पर सिस्टम का एक और चेहरा सामने आता है। एक तरफ जहां ट्रेन्ड प्रोफेशनल टीमें थीं जिनके पास सारी इक्विपमेंट्स थे, वो कथित तौर पर हिचकिचा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक आम आदमी, एक डिलीवरी बॉय, वो अपनी जान की परवाह किए बिना उस बर्फीले पानी में कूद गया युवराज को बचाने की कोशिश करने। सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, एनडीआरएफ के एक रिटायर्ड डीआईजी ने भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर गंभीर सवाल उठाए। उनका सवाल सीधा और साफ था, उन्हें इसी काम की ट्रेनिंग मिलती है, इसी की सैलरी मिलती है, तो फिर वो पानी में क्यों नहीं गए? अच्छा, युवराज की मौत के बाद क्या हुआ? क्या सिस्टम जागा? क्या किसी ने अपनी गलती मानी? चलिए देखते हैं। ये तो मतलब एक दुखद मजाक जैसा है। जैसे ही एक जान चली गई, सिस्टम फौरन जाग गया। रातों रात वहां बैरिकेड लग गए और उन पर स्लोगन भी लिख दिए गए, आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा। सोचिए, यही काम अगर 3 हफ्ते पहले कर दिया होता तो आज युवराज हमारे बीच होते। और सिस्टम की सुस्ती देखिए यहीं खत्म नहीं हुई। हादसा हुआ शुक्रवार रात को और युवराज की कार को उस गड्ढे से निकालने में सोमवार का दिन आ गया। 3 दिन से ज्यादा। ये है नोएडा जैसी हाईटेक सिटी की अथॉरिटी का हाल।
हाँ, कुछ एक्शन तो हुआ खाना पूर्ति के लिए। बिल्डर पर एफआईआर हो गई, एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया, एक जांच भी बिठा दी गई। पर सवाल ये है कि क्या ये काफी है? क्या एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर देने से वो पूरा सड़ा हुआ सिस्टम ठीक हो जाएगा जिसने युवराज की जान ली? इस रिपोर्ट में सिर्फ किसी छोटे मोटे कर्मचारी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, बल्कि उंगली उठाई गई है पूरे सिस्टम पर। सड़क बनाने वाले जीएम सिविल से लेकर ट्रैफिक सेल, जल विभाग और यहां तक कि नोएडा अथॉरिटी के सीईओ तक सबकी जवाबदेही तय करने की बात कही गई है। अब युवराज की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं रह जाती, ये हमारे शहरों की कहानी बन जाती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इस तथाकथित विकास की असली कीमत कौन चुका रहा है। देखिए, युवराज की मौत कोई अचानक हुई अकेली घटना नहीं है। सेक्टर 150, जो नोएडा के सबसे महंगे इलाकों में से है, वहां के लोग लगातार शिकायतें करते रहते हैं। कभी खराब स्ट्रीट लाइट की, कभी बिना निशान वाले स्पीड ब्रेकर की, तो कभी ट्रैफिक पुलिस के न होने की। मतलब ये एक पैटर्न है, सिस्टम की लापरवाही का। ये दर्द सिर्फ युवराज के परिवार का नहीं, उन हजारों लोगों का है जो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई इन कंक्रीट के शहरों में एक अच्छे भविष्य के लिए लगा देते हैं। लाखों की ईएमआई भरते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक दिन उनकी जिंदगी की ही किस्त किसी खुले नाले में डूबकर खत्म हो जाए। तो एक तरफ हमें वादा किया जाता है एक वर्ल्ड क्लास शहर का, और हकीकत क्या है? बेसिक सेफ्टी तक नहीं। एक तरफ करोड़ों की प्रॉपर्टी है तो दूसरी तरफ जीरो वैल्यू का इंफ्रास्ट्रक्चर। ये एक बहुत बड़ी खाई है जो हमारे आधुनिक शहरों के दावों और उनकी असलियत के बीच में है। तो हम घूम फिर कर वापस वहीं आ जाते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी। ये कोई एक अलग थलग घटना नहीं है, ये एक ऐसे सिस्टम का लक्षण है, एक ऐसी बीमारी का सिम्टम है जहां इमारतों और सड़कों को इंसानी जान से ज्यादा कीमती माना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि हम आखिर कैसे शहर बना रहे हैं? क्या हमें ऐसे शहर चाहिए जो सिर्फ अपनी ऊंची इमारतों पर इतराएं, या फिर हमें ऐसे शहर चाहिए जो अपने हर एक नागरिक की जान की कीमत समझें, उसकी परवाह करें? ये सवाल आज भी नोएडा के सेक्टर 150 के उस अंधेरे मोड़ पर जवाब का इंतजार कर रहा है।